हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। एंड आज हम पॉपुलेशन यानी समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समष्टि क्या चीज़ है? जब एक ही जाति के सदस्य जो किसी एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, एक समान संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हीं के लिए, मतलब जो संसाधन हैं वो सभी के लिए हैं, उन संसाधनों के लिए ही स्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन करते हैं, है ना, उन्हें प्राप्त करने के लिए, और अंतः प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो जब एक ही क्षेत्र में बहुत एक जाति के सदस्य रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो वो सब मिलकर क्या करते हैं? पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जन्म द्वारा भी पॉपुलेशन का निर्माण होता है, लेकिन वो अंतः प्रजनन नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम जनरली बोलें तो यही बोलेंगे कि एक विशेष क्षेत्र जो है उसमें एक ही जाति के जब सदस्य रहते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। अब जो पॉपुलेशन होती है वो उसके कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक्स, यानी पॉपुलेशन जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि साइज, डेंसिटी, डिस्पर्सल, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ, डेथ्स एंड सर्वाइवरशिप। यानी इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ साइज़ क्या है, डिस्पर्सन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सारा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइज़ या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मतलब किस तरीके का उसका आकार है, किसी भी पॉपुलेशन का क्या आकार है। तो आपको पता है कि देखिए, डेंसिटी किस तरीके से हम, ये जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का क्या घनत्व है, हम उसे कैसे निर्धारित करते हैं? जब कोई भी समष्टि है, ठीक, उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, यानी डेंसिटी कहलाती। एक विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल, एक निश्चित एरिया है, उसमें कितने सदस्य हैं वो क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है? नेटिलिटी। किस किस चीज़ों पर ये डिपेंड करता है? एक नेटिलिटी यानी जन्म दर, मोटिलिटी मृत्यु दर, इमिग्रेशन मतलब आना, किसी भी सदस्य का आना, ये कहलाता है इमिग्रेशन, और वहाँ से सदस्यों का चला जाना यानी एमिग्रेशन। डेंसिटी कब कब बढ़ेगी, कब कब घटेगी? इमिग्रेशन होगा तो प्लस का साइन लगा, यानी डेंसिटी बढ़ेगी। जन्म दर है तो जन्म दर अगर बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों की संख्या होगी उस हिसाब से जो है डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बढ़ेगी। मोटिलिटी ज़्यादा है जन्म दर की अपेक्षा तो जो डेंसिटी वो घटेगी, और आने की अपेक्षा जाने वाले सदस्य अगर ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। माइनस का साइन लगाए ये, तो इसलिए कम हो जाएगी। ठीक है, ये है साइज या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए डिस्पर्सन। सेकंड क्या है हमारा? डिस्पर्सन, कि किस तरीके से उसका वितरण है, किस तरीके से उसका परिक्षेपण है, कि कैसे कैसे जो है पॉपुलेशन है वो वितरित होती है, या किस तरीके कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन होती है। तो ये 3 टाइप की होती है, पहली क्लम्प्ड, दूसरी यूनिफॉर्म और तीसरी रैंडम। ठीक है, क्लम्प्ड का मतलब होता है एक जैसे मान लीजिए एक निश्चित ये एरिया है, इसमें समूह में, या जैसे थोड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे है, थोड़ी यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो कुछ कुछ स्पेस छोड़कर, तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है? क्लम्प्ड डिस्पर्सन। ठीक है, अब दूसरी है यूनिफॉर्म, मतलब एक समान दूरी पर जब सदस्य होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग निश्चित दूरी पर जब सदस्य होते हैं तो हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। और जब कहीं भी होंगे, मतलब जब समान दूरी नहीं होगी, कहीं पर कोई एक यहाँ पे है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, तो इस वाले डिस्पर्सन को हम कहते हैं रैंडम डिस्पर्सन। ठीक है, ये होता है परिक्षेपण, यानी सदस्यों की एक समान दूरी कितनी है। तो ये 3 टाइप के डिस्पर्सन थे। इसके बाद तो देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको ये वाला बताया कि जो साइज़ है, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये 4 प्रकार के मुख्य कारकों पर डिपेंड करता है। किस किस पर? इमिग्रेशन, नेटिलिटी, मोटिलिटी और इमिग्रेशन। इन चारों को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पी
यानी प्राइमरी पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, PPP, प्राइमरी पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और हमने इसके बाद ये डिस्पर्सन पढ़ा। अब देखिए, तो देखिए एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब जब कोई भी समष्टि है, पॉपुलेशन है, इसमें डिफरेंट आयु वर्ग के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, अब सदस्यों की संख्या जो होती है, मतलब एज है, डिफरेंट एज है, ये क्या निर्धारित करती है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें वर्तमान प्रजनन दर क्या है उसको निर्धारित किया जा सकता है, और भविष्य में उसका आकलन भी किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट थे बोर्डन और हैमर, इन्होंने इस जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको 3 समूहों में बांटा है, 3 समूह में। 3 समूह कौन से, देखिए सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ये है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, बीच वाले को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इन 3 समूहों में बांटा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होती है, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ज़्यादातर पौधे और जंतुओं में क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो बहुत अधिक लंबी होती है। ठीक है, अब अगर हम इसी आयु वितरण को एक किस में शो करना चाहें, जैसे कि आप पिरामिड पढ़ते हैं इकोलॉजी में, तो उस अगर हम इसी एज पिरामिड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो 3 टाइप के पिरामिड हमें प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे, देखिए कुछ इस तरीके के। इसमें क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, एक मिनट, हाँ ये देखिए, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज अत्यधिक लंबी, और एकदम से जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है वो ना के बराबर है। यानी क्या होता है, कुछ पौधे या जंतु ऐसे होते हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्शन से पहले वाली अवस्था वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, और जो रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो मतलब कोई भी आगे क्रिया ना कर सके। उनकी जो पोस्ट रिप्रोडक्शन के बाद की अवस्था है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये एक्सपेंडिशन, इन दोनों को, ये लगभग दोनों समान हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबल दूसरी होती है स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें हमें बेल शेप्ड एक पिरामिड प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक, मतलब बराबर अवधि की होती है। रिप्रोडक्टिव कोई भी जंतु या पौधा है तो उसमें रिप्रोडक्शन से पहले की अवस्था या समय जो है वो, और रिप्रोडक्शन वाली अवस्था लगभग सेम टाइम होता है। ठीक, उसके जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो थोड़ी कम होती है। अब लास्ट वाला अर्न शेप्ड है ना, अर्न शेप्ड यानी कुंभाकार पिरामिड, तीसरा ये पिरामिड होता है। इसमें क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ही कम होती है, देखिए नीचे से थोड़ा सा नैरो है, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम होती है, और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद पुनः क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज फिर से कम होती है। तो इस तरीके से ये 3 जो है वो एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड पिरामिड थे। इसके बाद हमारा आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ, कोई भी समष्टि है उसमें नर और मादा का प्रतिशत क्या है। जैसे मान लीजिए 100 सदस्यों की पॉपुलेशन है, समष्टि है, तो उसमें 60% फीमेल है, 40% क्या है, नर है, तो ये क्या कहलाएगा, एक सेक्स रेशियो कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इसके बाद क्या है, अगले फैक्टर क्या है, नेटिलिटी रेट और मोटिलिटी रेट। नेटिलिटी क्या होती है, जन्म दर, यानी समष्टि में प्रजनन द्वारा उत्पन्न सदस्यों की संख्या, और किस प्रतिशत में वो सदस्य की संख्या बढ़ रही है, वो रेट क्या कहलाती है, नेटिलिटी रेट। यानी जैसे कि अगर हम कहें कि ये जो मापी जाती है वो मापी जाती है कि प्रति 1000 प्रति वर्ष, मतलब देखिए पर ईयर 1000 सदस्यों द्वारा, 1000 मेंबर द्वारा पर ईयर कितने सदस्य उत्पन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कहलाती है उसकी नेटिलिटी रेट। जैसे जैसे 2000 सदस्य एक वर्ष में कितने सदस्य उत्पन्न करते हैं, 20 सदस्य, तो 1000 प्रति वर्ष में कितने हो गए, 10 प्रति हजार, 10 प्रति हजार।
तो इनकी जो नेटिलिटी रेट हो गई वो कितनी हो गई, 10 प्रति हज़ार प्रति वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे एक अदर एग्जांपल मैं दूं तो क्या होगा इसका, जैसे कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, पॉन्ड में एक वर्ष में 20 पौधे थे, मतलब पहले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अगर 20 पौधे थे और 8 और उत्पन्न हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, 28। वर्तमान कितनी हो गई, 28, पॉपुलेशन में 28 हो गए। ठीक है। तो जन्म दर अगर हम निकालेंगे तो 8/20, तो ये क्या हो जाएगी, 0.4। ठीक है। 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष होगी इसकी जो जन्म दर है वो। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है काउंट करते हैं नेटिलिटी रेट। अब जो मोटिलिटी रेट होती है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है कि किसी मतलब जो भी प्रति वर्ष है ना, प्रति वर्ष प्रति हज़ार जो मृत्यु दर है सदस्यों की, उसको हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर के रूप में काउंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक प्रयोगशाला है उसमें 40 फ्रूट फ्लाई है ना, 40 फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ड्रेसोफिला मिलेनोगैस्टर बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो 40 फल मक्खी है, उनमें से 4 क्या होगा, विशिष्ट समय अंतराल पर जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो 4/40 यानी 0.1, इसकी नेटिलिटी रेट कितनी हो जाएगी, 0.1 पॉपुलेशन प्रति फल मक्खी। ठीक है। प्रति सप्ताह, एक सप्ताह के अंतराल पे है ये, इसलिए तो इस तरीके से 0.1 क्या हो जाएगी इसकी मोटिलिटी रेट। ठीक है। अब इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको बताया बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन पर। यानी माइग्रेशन 2 टाइप का होता है, इमिग्रेशन मतलब आना, अप्रवासन और अप्रवासन। ठीक है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन आना, एमिग्रेशन जाना, उत्प्रवासन। ठीक है। इमिग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अप्रवासन और एमिग्रेशन को उत्प्रवासन बोलते हैं। तो ये इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है क्या, पॉपुलेशन की ग्रोथ। ठीक। अब देखिए जैसे समष्टि के आकार में परिवर्तन हुआ, मान लीजिए एक ये समष्टि है, पॉपुलेशन है, इसमें जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी कि हम अगर जन्म दर में से मृत्यु दर घटा देंगे तो हमारी पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई या माइनस हुए है ना, जो हमारी घटोत्तरी हुई उसे हम क्या कहेंगे, समष्टि के आकार में जो है इस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो अगर हम ग्रोथ रेट निकालेंगे मतलब वृद्धि दर निकालेंगे तो ग्रोथ रेट मतलब R इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। R इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, B माइनस D। ठीक है। अब मान लीजिए किसी इसे हम काउंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए वृद्धि दर में प्रति 1000 सदस्य हैं। ठीक है। और 1 वर्ष में 150 जन्म हो रहे हैं और 50 मृत्यु हो रही हैं, तो बर्थ रेट R कितनी हो जाएगी, अगर हम इसे निकालें, पहले तो इसे हम काउंट करेंगे, मतलब 1000 प्रति वर्ष है ना, तो देखिए 150/1000, तो ये कितनी हो जाएगी 0.15। और जो 50 मृत्यु हो रही है तो 50 कितनी हो जाएगी 100, 0 से 0, तो ये जाएगा पॉइंट, ये देखिए 50, एक मिनट देखो दिखा, 50/1000, क्योंकि 1000 प्रति वर्ष के हिसाब से काउंट होती है, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। अब हम इसे फॉर्मूला में लगा देंगे तो R इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0.15 माइनस 0.05, तो हमारी वृद्धि दर कितनी हो जाएगी 0.1। ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं 10%। ठीक है। तो ऐसे करके हम वृद्धि दर को काउंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम निकालना चाहें कि प्रति इकाई समय में समष्टि वृद्धि कितनी हुई, तो इसको हम G से प्रति इकाई समय में समष्टि वृद्धि, प्रति इकाई
समय में समष्टि वृद्धि, इसे हम कैसे काउंट करेंगे? इसे हम g से दर्शाएंगे और वृद्धि दर r है और समष्टि का आकार n। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका होगा? हमारा प्रति इकाई समय में समष्टि वृद्धि का। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपने देखा कि 0.1 हमारी क्या निकली थी? ग्रोथ रेट अभी हमने निकाली थी 0.1। तो अगर हम समष्टि का जो मतलब इकाई समय में समष्टि वृद्धि अगर हम देखना चाहें तो हम वृद्धि दर हमारी निकली थी 0.1। ठीक है, और समष्टि का आकार 1000 सदस्यों के बेस पर है। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 होगी। और यही वृद्धि ने इसी प्रकार की वृद्धि लगातार बढ़ती रहे तो दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1100। ठीक है, और 1100 सदस्य संख्या के जो समष्टि आकार के हैं तो 110 सदस्यों की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 110 सदस्यों की वृद्धि होगी। और तीसरे वर्ष में 121 सदस्यों की वृद्धि होगी। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रति इकाई समय में निकालेंगे, है ना, प्रति इकाई समय के लिए हमने g उसका सिंबल दिया है, तो वृद्धि दर r इंटू समष्टि का आकार n, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो मैंने इससे पहले जो आपको एग्जांपल दिया उसमें मैंने बताया कि 0.1% वृद्धि होगी। कब? जब 1000 सदस्य हैं और 150 जन्म दर है और 50 मृत्यु दर है। ठीक है, उसके बेस पर हमने निकाला था कि वृद्धि दर कितनी थी? 0.1%। ठीक है, अब इसको हम किसके बेस पर? समष्टि का आकार कितने का है? 1000 का। तो ये कितनी हो गई? एक वर्ष में अगर हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 100। ये कितनी हो जाएगी? 100 प्रति प्रथम वर्ष में 100 होगी। और अगर यही वृद्धि मतलब इसी ग्रोथ रेट से अगर आगे बढ़ता रहेगा तो दूसरे वर्ष में देखिए कितनी हो जाएगी? 100 ये, और 1000 सदस्यों पे निकालते हैं, 1000 प्लस 100 1100 हो गई। अब 1100 का 10% कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, अब 1100 में मतलब 1000 में अगर हम 110 और जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 1 और 1, 1110। अब इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 1100, ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 1210। अब इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 121। तीसरे ईयर में 121 जो होगी इसकी प्रति इकाई समय में समष्टि दर होगी, समष्टि वृद्धि होगी। ठीक है, प्रति इकाई का मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे, तभी इसकी जो है ग्रोथ रेट हम एक ही समय पर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी क्या निकालते हैं? वृद्धि दर। अब अगर हम इसकी ग्रोथ कर्व देखेंगे, मतलब अगर ग्राफ से हम प्रदर्शित करें तो क्या होगा कि जो है अनलिमिटेड जहाँ पर संसाधन होंगे, है ना, कोई भी जब जितनी पॉपुलेशन है उनके लिए अगर हम असीमित संसाधन है तो उनकी वृद्धि लगातार होती जाएगी। तो इस प्रकार की वृद्धि को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या चरघातांकी वृद्धि, जहाँ पर पॉपुलेशन हमेशा ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो हमें एक कैसा कर्व प्राप्त होता है? जे शेप्ड कर्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रियल में देखें तो ऐसा जो है वो होता नहीं है, बल्कि कभी सीमित संसाधन होते, कभी संसाधन कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं संसाधन, तो हमें जे शेप्ड कर्व तो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा जो कर्व प्राप्त होता है वो होता है सिग्मॉइड वक्र। देखिए ऐसे करके ये सिग्मॉइड वक्र हमें एस शेप का ऐसे प्राप्त होता है। होता क्या है? कभी सीमित, कभी क्या होता है स्टार्टिंग में जो वृद्धि दर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब धीमी गति से शुरू होती है, फिर एकदम से बढ़ती है गति, फिर एकदम लास्ट में आकर क्या हो जाता है, वृद्धि जो है अपनी थोड़ी धीमी गति प्राप्त करके स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो कर्व बनता है उसे हम बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या एस कर्व। ठीक है, ये देखिए टाइप ऑफ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पहला मैंने बताया आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें जे शेप्ड हमें कर्व प्राप्त होता है जैसे ये, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी एस शेप्ड या सिग्मॉइड वक्र हमें जब प्राप्त होता है तब। इन दोनों के फॉर्मूलाज देखते हैं।
इनके फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं, देखिए इनका फॉर्मूला है कि ये जो dN/dt, यानी इसमें जो हमारा d है वो क्या है, देखिए जो d है वो क्या चीज़ है, जन्म दर मतलब मृत्यु दर, ठीक है। और b देखिए और n क्या है, n है हमारी समष्टि का आकार, यानी जैसे मैंने बताया आपको 1000 प्रति जो सदस्य हैं समष्टि में हैं, तो उसको हम समष्टि का आकार बोलेंगे, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, इकाई समय मतलब t समय के लिए व्यक्त की है। r क्या है, r हमने किस लिए यूज़ किया था, वृद्धि दर के लिए। तो वृद्धि दर में मैंने आपको वृद्धि दर बराबर क्या था, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ माइनस डेथ रेट की जगह हम r भी लगा सकते हैं, क्योंकि r इक्वल्स टू ही था बर्थ माइनस जन्म दर माइनस मृत्यु दर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और n वही समष्टि का आकार। तो इस फॉर्मूला से हम जो भी वृद्धि या कमी है उसको हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो सिग्मॉइड वक्र हमें प्राप्त होता है उसका फॉर्मूला ये है, जिसमें n क्या है, समष्टि का आकार या मतलब t समय पर समष्टि घनत्व, और r है प्राकृतिक जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है वो, वृद्धि दर मतलब, और k है यहाँ पर पोषण क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी उस समष्टि की कितनी है। इस फॉर्मूला से हम जो है वो सिग्मॉइड जो दूसरी वाली ग्रोथ है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। जहाँ पर जिस पॉपुलेशन में सीमित संसाधन है या बढ़ते घटते रहते हैं वो, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जहाँ पर लगातार जो असीमित संसाधन है उसके लिए हम दूसरा वाला यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वृद्धि या कमी जो है पॉपुलेशन की वो काउंट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखिए इंटरेक्शन मतलब जीवों में आपस में क्रियाएं, अंतर क्रियाएं होती रहती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक। अब ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरी होती है नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, एक या दो मतलब जो क्रियाएं होती हैं वो उसमें दो या दो से अधिक सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो उसमें जो दो या दो से अधिक सदस्य शामिल है वो या एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, या एक सदस्य को लाभ होगा और दूसरे को कोई हानि नहीं होगी। तो इस तरीके के इंटरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन इंक्लूडेड है। एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंटरेक्शंस। इसमें एमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कैनाबेलिज्म और कंपटीशन, ये इस प्रकार के नेगेटिव इंटरेक्शंस आते हैं, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक सदस्य को या दोनों सदस्यों को हानि होती है, एक से दूसरे को हानि होगी और दूसरे को कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से जो इंटरेक्शंस आते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस। एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, जो कि सिम्बायोसिस के अंतर्गत आता है। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर लाभ पहुंचाते हैं। इसमें किसी को भी हानि नहीं होती है, ठीक। ये दो टाइप के होते हैं, एक फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस और एक जिसे हम बोलते हैं दूसरे को ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस का मतलब होता है जिसमें दो प्रकार के जीव जो होते हैं वो संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र जीवन भी जी सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और अगर अलग अलग भी हो जाएंगे तो भी वो अपना स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। ऐसी म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस को बोलते हैं फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि नोस्टॉक एनाबीना, ये जो साइकस की जड़ें होती, कोलराइड रूट जो होती है उसमें रहते हैं सहजीवन संबंध, लेकिन अगर ये अलग हो जाए तब भी अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी होती है ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। तो ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस में क्या होता है, ये जो है एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना क्या होता है अपना जीवन यापन नहीं कर सकते ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि शैवाल होता है ना, शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ उगते हैं लाइकेन में, लेकिन अगर कवक है तो वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, वो किसी पर डिपेंड है।
अपने भोजन के लिए उसे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसीलिए वो दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये सिम्बायोसिस कैसे कहलाती है, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। ठीक है, अब 3 तरीके की सिम्बायोसिस होती है। एक होती है म्यूचुअलिज्म, दूसरी होती है कॉमन सेलिज्म, तीसरी होती है प्रोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, देखिए म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। मैंने आपको बताया सिम्बायोसिस 3 टाइप की होती है, तो ये भी टाइप है किसका, म्यूचुअलिज्म का, सॉरी सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस इन विच, जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्ट टू द बेनिफिट ऑफ बोथ स्पीशीज, दोनों स्पीशीज एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, एक तो लाइकेन हो गया। देख अब जैसे मैंने बताया म्यूचुअलिज्म में भी ऑब्लिगेट, मतलब नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ वन और बोथ स्पीशीज, और फैकल्टेटिव, दोनों टाइप की होती है, विकल्पी और अविकल्पी दोनों ही टाइप की होती है। ठीक है, दूसरी होती है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक कॉमन सेल जो होस्ट है उससे लाभ प्राप्त करता है, लेकिन इसमें इस जो सिम्बायोसिस है इस टाइप की, इसमें दूसरे को कोई, हाँ एक तो लाभ प्राप्त करेगा, दो में से एक दूसरे से लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं होगी, जैसे कि ऑर्किड। ठीक, ऑर्किड में क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल है ऑर्किड। ऑर्किड क्या है, एक प्रकार का पौधा है जो दूसरे पौधों पर उगाता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता रहता है, लेकिन जिस पर उगता है उसको कोई भी हानि नहीं होती है। जैसे कि आप इसमें भी दे सकते हैं कॉमन सेलिज्म में, कॉमन सेलिज्म is an association between two organisms in which one benefit and other derives neither benefit nor harm। ना ही उसे, एक को तो लाभ होता है, बेनिफिट यानी लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक, इन कॉमन सेलिज्म स्पीशीज इन्वॉल्व लिव टुगेदर, देखिए लिव टुगेदर विदाउट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज, मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज नहीं होता, कुछ हानि नहीं होती है, और इस प्रकार की सिम्बायोसिस को हम क्या कहते हैं, कॉमन सेलिज्म। थर्ड टाइप का जो है वो है प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है, दोनों सहभागी उन्नति करने के लिए एक दूसरे से सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट जो है वो नहीं होता है, ये एक दूसरे के बिना भी अपना जीवन चलाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसे कि राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो कवक होते हैं वो जड़ों के आसपास उगाते हैं। ठीक है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो एक अदर एग्जाम्पल है। पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक जो क्रो है वो इस बफेलो के ऊपर है। ये क्या करता है, इसकी जो छोटे छोटे की इसके ऊपर जंतु होते हैं, छोटे कीट टाइप के होते हैं, उनको ये खा लेता है। ठीक है, उनको ये क्या कर लेता है, खा लेता है, इसको अपना भोजन प्राप्त होता रहता है, और इसके जो परजीवी होते हैं इसके शरीर पर वो भी हटते रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ प्राप्त, मतलब दोनों एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं। इस प्रकार के सिम्बायोसिस को हम क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा का। इसमें क्या होता है, जो जड़ें होती हैं कुछ बाह्य कोशिकीय पदार्थ निकालती रहती हैं, मतलब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो निकालती रहती हैं, जिनके आकर्षण से क्या होता है, कुछ प्रकार के जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इन जो एक्स्ट्रासेलुलर सब्सटेंस जो निकल रहे हैं जड़ों से, उनको कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों का निर्माण कर देते हैं, उनका अलग अलग करके उनको क्या करते हैं, अकार्बनिक अम्लों या फिर कार्बनिक अम्लों का निर्माण ये करते रहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया से क्या होता है, अम्लीय दशा में जो भूमि में उपस्थित इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट होते हैं वो सोल्यूबल अवस्था में चेंज हो जाते हैं। तो और जो जड़ें क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस निकल रहा है वो कैसा होता है, उसको उसका पृथक्कीकरण से सेपरेशन करके उसको पौधे को लेने योग्य बना लेती हैं। ये जो कवक है और बैक्टीरिया है, ये आकर क्या करते हैं, उनको पौधे को एब्जॉर्ब करने लायक बना देती है, जिससे क्या होता है, पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बिना कांटेक्ट में आए हुए ही ये काम करते रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो
जड़ों की बाह्य त्वचा पर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइजोप्लेन माइक्रोफ्लोरा। अभी मैंने जिसके बारे में बताया वो है राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। और कुछ पत्तियों की सतह पर उगते हैं तो हमें फिल्लोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा। फिल वर्ड किस लिए यूज़ किया था? पत्तियों के लिए, है ना। पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं फिल्लोप्लेन माइक्रोफ्लोरा। इस तरीके से ये प्रोटोकॉपरेशन इसका एग्जाम्पल जो है वो इनमें देखा जाता है। अब हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे इसमें एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। मतलब एक को हानि होगी तो दूसरे को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें आता है कंपटीशन, एंटागोनिज्म, पैरासिटिज्म और एमेंसेलिज्म। ये 4 टाइप के जो हैं वो इंटरेक्शंस आते हैं। पहला है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, जैसे आपने लेमार्कवाद, डार्विनवाद ये सब पढ़ा था, तो इसमें क्या पढ़ा था कि देखिए कंपटीशन अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है, जब अलग अलग स्पीशीज़ के बीच होता है तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और जब सेम स्पीशीज़ के बीच होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, तब हम इसे क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इसमें जैसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि एक पॉपुलेशन में बहुत सारे जो हैं जीव प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के, तो उसमें जो स्ट्रांग होगा वो क्या कर लेगा, वहाँ पे जो वहाँ के संसाधन उनको लेने में सक्षम हो जाएगा, जो दूसरे हैं वो उनकी मृत्यु हो जाएगी या डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। अगला है प्रिडेशन। प्रिडेशन आता है किसके अंतर्गत, पैरासिटिज्म के अंतर्गत, ठीक है। अब पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म जब एक जीव जो होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे से अपना आहार प्राप्त करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म, ठीक है। जैसे कस्कुटा, ये क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा जो होता है पौधा वो पूरी तरीके से दूसरे स्टेम पर डिपेंड होता है ना। ऐसे ही विस्कम और लॉरेंथस ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ रूप में, कुछ तरीके से ये जो है उस पर स्टेम पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म के और भी एग्जाम्पल है परजीविता जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक है ना। लिवर फ्लूक जो होता है वो मानव यकृत, और जो है मलेरिया परजीवी भी डिपेंड करता है मच्छर और ह्यूमन की लिवर सेल्स पर, है ना। तो इस तरीके से ये जो परजीविता दिखाते हैं वो क्या करते हैं, हम इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, पैरासिटिज्म के अंतर्गत। अब प्रेडेशन क्या चीज़ है, देखिए प्रेडेशन में, इन प्रेडेशन एन इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज कॉल्ड प्रेडेटर परभक्षी ईट्स ऑल। मतलब प्रेडेटर परभक्षी एक खाता है, मतलब ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं और ईट ऑल या फिर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, या तो पूरे जीव को खा जाएंगे या फिर जीव के किसी भाग को, ठीक है, किसी भी उसके बॉडी पार्ट्स को खा सकते हैं। अनदर स्पीशीज कॉल्ड प्रे। एक इसमें क्या होता है, प्रे, एक होता है प्रेडेटर। प्रेडेटर खाता है किसको, प्रे को, है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो इंटरेक्शन है ये कहलाता है प्रीडेशन। और लास्ट है आपका एमेंसेलिज्म। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ये वातावरण में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे की वृद्धि को रोक देते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ, एक पौधा है मान लीजिए, तो उसमें से क्या है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलेंगे जिससे उसके आसपास के जो पौधे या तो वो मर जाएंगे या फिर पनप ही नहीं पाएंगे। जैसे कि गेंदा में क्या होता है, गेंदा मृदा में कुछ रासायनिक पदार्थ निकालता है जिससे, जैसे निमेटोड्स होते हैं या वर्म्स होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या कहलाता है, एमेंसेलिज्म। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस को पढ़ लिया। इसके बाद हम कुछ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसके अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।